पहले अभी मैंने किसी से ये क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ। एक सपना था कि आईआईटी जाना है, तो उसके लिए एक मेहनत तो करनी पड़ेगी। होते थे क्योंकि टेस्ट में जब मार्क्स कम आते थे, इवन जैम के एग्जाम के बाद भी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहते थे क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया था। कोई लड़का है प्रिपरेशन कर रहा है आईआईटी जैम की, तो नॉर्मल सी है, वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। यदि कोई गर्ल्स है तो बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होगी। मतलब कि जो रिलेशनशिप वाला फैक्टर है क्योंकि पहले बहुत छोटा सपना देखा था। पहले देखा था जब ग्रेजुएशन में थी, तो एक बार मैं बीएचयू गई थी अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे बीएससी की काउंसलिंग के लिए, बट हुआ नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं आकांक्षा शर्मा जी, जो आईआईटी जैम में एक अच्छा रैंक होल्ड की, उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री परस्यू कर रही है आईआईटी बीएचयू से। और आज पूरी स्ट्रेटजी अपनी शेयर करने वाली, कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई करी है, क्या क्या दिक्कतें फेस करी है, क्या क्या आपको करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। ऐसे ऐसे स्टेप्स, ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताएंगे जिसको आप फॉलो करके आईआईटी जैम में एक अच्छा रैंक ले पाएंगे। तो आप इस वीडियो को टिल एंड देखिएगा और सारा कुछ आप सीख पाइएगा। उसके पहले आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। First of all, thank you Akshay for inviting me on your YouTube channel, and I really feel very lucky कि जिस YouTube चैनल को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, जस्ट अ सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, आज मुझे आपने ये मौका दिया है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकूँ और अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। तो उसके लिए तहे दिल से अक्षय आपको शुक्रिया है कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इट्स माई प्लेजर कि आपको मैं अपने चैनल पे ला पा रहा हूँ, बिकॉज ऐसे ही लोगों को मैं कनेक्ट करता हूँ जो लाइफ में रियली बेटर करते हैं। आपने बहुत अच्छा करा है, बहुतों के लिए आप इंस्पिरेशन है, दैट्स वाई मैंने आपको इनवाइट करा है। ओके, थैंक यू अक्षय। आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए आकांक्षा जी, अब थोड़ा लिटिल बिट इंट्रो अबाउट योर सेल्फ, सो दैट जो ऑडियंस है आपके बारे में जान पाए। Yeah, hey guys, I am Akansha and I am from the Bahraich district of the Uttar Pradesh. I did my graduation from the Awadh University from my hometown. आप लोग को ज़्यादा नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है। And after my graduation, I started preparing for the IIT JAM exam. And this year in 2020, I got the AIR of 353. Currently, I am pursuing my MSc Chemistry from IIT BHU. That's all about me. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप आईआईटी बीएचयू में हैं। आईआईटी बीएचयू के बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि काश मैं आईआईटी बीएचयू में होता। या मेरा भी एक सपना था जो पूरा हुआ इस साल। रियली रियली। अब थोड़ी बातें करते हैं हम लोग जैम के बारे में, कुछ जी एकदम टॉपिक वाइज डिटेल बात करते हैं जैम के बारे में, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, किन चीज़ों को करना होता है, किन चीज़ों को नहीं करना होता, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, राइट? जी जी। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको जैम के बारे में एग्जैक्टली पता कब चला था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत लेट पता चलता है जैम के बारे में। आपको कब पता चला था आईआईटी जैम के बारे में? तो जैसा कि अक्षय आपने स्पेसिफाई किया कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको लेट पता चलता है, हाँ। तो आई एम वन ऑफ देम। थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा क्योंकि जनरली जो भी आपने टॉपर के इंटरव्यू लिए या जो भी लोग होते हैं, उनको या तो उनको आफ्टर देयर, जब वो 12th में होते हैं या जब वो ग्रेजुएशन में होते हैं, तो उनको जैम के बारे में पता चल जाता है, समहाउ पता चल जाता है। बट मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट था कि मुझे जैम के बारे में मुझे मेरे थर्ड ईयर में मुझे पता चला। जब जैम के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई सितंबर में, तब जाके मुझे पता चला कि जैम भी कोई एग्ज़ाम होता है। अब इसमें मैं थोड़ा अपने आप को भी ब्लेम करूँगी और थोड़ा अपने सराउंडिंग को भी ब्लेम करूँगी, क्योंकि जनरली होता है कि आप जब अपने कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो आपके सीनियर्स होते हैं जो ये सब एग्ज़ाम दिए होते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई होता है जिसने ये एग्ज़ाम या वो उस फील्ड में होता है। मेरे केस में मेरे कोई भी सीनियर ने मेरे जितनी नॉलेज है आईआईटी जैम का एग्ज़ाम नहीं दिया, केमिस्ट्री में हो या किसी भी हो, नहीं दिया। और मेरे जो फैमिली में थे मोस्टली सब लोग इंजीनियर हैं, तो कोई भी इस फील्ड में नहीं था। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा, और मेरे एरिया में जैम को लेके अवेयरनेस नहीं है। जितना अब हो गया है ऑनलाइन के माध्यम से, उतना पहले नहीं था। तो जब मैं ग्रेजुएशन के एंड में थी, तब मुझे पता चला कि एक आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू हम अपना एमएससी कर सकते हैं आईआईटी से। तो बस तभी पता चला, तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी।
एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा फैक्टर जो आपने इंट्रोड्यूस करा कि मेरे एरिया में मेरे सराउंडिंग का मुझे पता नहीं चल पाता। ये ऐसे रियली में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। अभी भी स्टिल जैम के बारे में इतना ऑनलाइन बूम किया है, फिर भी बहुत सारे लोग जी, होंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मोस्टली लोग होते हैं, डीयू हुआ या अदर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे बहुत अवेयरनेस होती है। वहाँ पे टीचर्स भी बताते हैं, इवन हर क्लास में बच्चे होते हैं जो निकलते हैं। बट जिस बैकग्राउंड से हम बिलॉन्ग करते हैं या बहुत से लोग जो छोटे जगह से हैं या छोटी कॉलेजेस से हैं, वहाँ पे इतना आईआईटी जैम की अवेयरनेस नहीं। आईआईटी जेईई की है अवेयरनेस, बट जैम की अवेयरनेस नहीं है। या एग्जैक्टली अब इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, थोड़ी बात करते हैं हम लोग इंटरनेट की। क्या इंटरनेट का हेल्प रहा है आपके आईआईटी जैम की जर्नी में, या फिर इन जनरल मैं बात करूं तो किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंस होता है ऑनलाइन वर्ल्ड का, डिजिटल वर्ल्ड का आपकी प्रिपरेशन के दौरान? जी, जी। अब अक्षय, ये मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अभी तो हम ये क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है? बट ये जो कोविड की सिचुएशन हुई है, बिल्कुल अनसर्टेन सिचुएशन रही है, उसमें हम लोग सब लोग बाउंड हो गए हैं क्योंकि सब इंस्टीट्यूट बंद थे। हम लोग बाउंड हो गए ऑनलाइन पढ़ने के, ठीक है? राइट। तो अब हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन तो हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं और ऑनलाइन भी हमने पढ़ के देख लिया है। तो कोई ख़ास मेरे हिसाब से कोई ख़ास दिक्कत नहीं है ऑनलाइन स्टडीज़ में भी। और इंटरनेट इंटरनेट जो इस समय इवन हर बच्चा एक्सेस कर सकता है। तो मेरी प्रिपरेशन में इंटरनेट का और ऑनलाइन इन सब चीज़ों का बहुत रोल रहा है क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सीखी हैं। तो मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम हो, अब तो इतना कुछ हो गया है ऑनलाइन कि आपको सब कुछ पता होता है, बट पहले ऐसा नहीं था थोड़ा। और अब तो इंटरनेट इतना चीप भी हो गया कि हर पर्सन अफोर्ड कर सकता है। तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल। बहुत से बेनिफिट हुए हैं और इसी वजह से आई थिंक कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जो रिमोट एरियाज़ में बच्चे रहते थे, उनके पास एक्सेस नहीं थी। उनको अच्छा मतलब उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती थी। मगर अब ऑनलाइन के प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन की वजह से हर बच्चे को एक्सेस मिल रही है। तो इस वजह से आज के समय में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो ये इंटरनेट और ये ऑनलाइन का जो भी चीज़ है, ये बहुत फैक्टर रखता है मेरे हिसाब से। और मेरी प्रिपरेशन में तो बहुत बड़ा रोल है ऑनलाइन स्टडीज़ का। अब इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन आपसे हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में जब हम बात कर ही रहे हैं तो क्योंकि किसी भी चीज़ का यदि पॉजिटिव वाला पहलू होता है तो साथ में उसका नेगेटिव पहलू भी होता है। जी, जी। ऑनलाइन के अंदर हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कई कई बच्चे ऐसे हैं कि जो यूट्यूब को स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई सी भी फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो, कोई वीडियो आगे देखते रहते हैं। इट मीन्स कि हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन का वर्क कर रहा है। तो इससे आपने कैसे अपने आप को बचा के रखा था, क्योंकि आई एम श्योर कि ये भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करी होंगी, तो कैसे आपने मैनेज करके रखा था? अब मेरी पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई टॉपर काइंड ऑफ स्टूडेंट नहीं थी कि जो दिन भर पढ़े। मैंने सोशल मीडिया भी चलाया, इंस्टाग्राम भी चलाया, फेसबुक भी चलाया, वो सब कुछ चलाया है। तो मगर हम ये नहीं बोल सकते, हाँ डिस्ट्रैक्शंस थे, ये मैंने भी फेस किया। मगर हाँ, जैम टाइम में मैंने अपने सोशल अकाउंट को, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, सबको बंद रखा था। इवन डीएक्टिवेट रखती थी, कभी कभी खोल लिया, बट क्योंकि एट द एंड कुछ मैटर नहीं करता। उस पर सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे टाइम में जब मैंने प्रिपरेशन की थी, हाँ मैं फेस्टिवल पे अपना अकाउंट खोल लेती थी। इवन मैंने व्हाट्सएप भी बंद कर रखा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ। इवन यूट्यूब पे अगर आप देखने लगो एक टॉपिक को, तो बहुत से टीचर मिल जाएंगे। आपको पता नहीं होता है कि आपको किससे क्या पढ़ना है, किससे क्या नहीं पढ़ना है। आप 30 मिनट का वीडियो देखोगे, उसके बाद आपको फील होगा कि यार 30 मिनट तो मेरे वेस्ट हो गए क्योंकि कुछ खास तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे यूट्यूब पे फ्री का कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि बच्चा वहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक टॉपिक को वो 10 जगह से पढ़ने लगता है। तो मैंने बहुत सेलेक्टेड ट्यूटर्स थे जिनको मैंने फॉलो किया था, और कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी या तो मैं बुक को रिफ़र करती थी, अदरवाइज मैं उसको देखती थी, उन्हीं चैनल्स को देखती थी। सबको नहीं देखने बैठ जाती थी क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट करता है। एग्जैक्टली किसी भी चीज़ में आपको ग्रो करना है, केवल मैं स्टडी की बात ना करूँ, कहीं पे भी आपको ग्रो करना है तो फोकस्ड होना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना पड़ेगा, आपको ऑलवेज ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैं एक चीज़ अक्षय ऐड करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सोशल मीडिया बंद करनी पड़ेगी। बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा नहीं था कंट्रोल, या मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती थी, तो मैंने अपने तरीके से बंद कर दिया। अगर कोई पर्सन है जो सोशल मीडिया के साथ भी पढ़ पा रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है,
तो वो चला सकता है, क्योंकि 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ता है ना, 24 आवर्स कोई नहीं पढ़ता है। हर इंसान को थोड़ा सा तो रिलीफ चाहिए ना, थोड़ा सा तो इंटरटेनमेंट चाहिए। वो आप कैसे भी कर सकते हो, अपने फैमिली से बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, सोशल मीडिया पे इंस्टा पे स्क्रॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है इस समय, वो मैटर एग्जैक्टली। करता है कि इस समय हमारी प्रायोरिटी एग्जाम देना है, तो बस वो है। क्योंकि सोशल मीडिया कहीं भागा नहीं जा रहा है, मैंने बंद कर दिया और मैंने अब खोल लिया, कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं हुआ दुनिया में ऐसा जो या मैंने मिस एग्जैक्टली। कर दिया। हाँ, हम्म। ये क्वेश्चन पुट करने का मेरा मतलब बस ये था कि आपको यदि डिस्ट्रैक्शन आप हो रहे हैं सोशल मीडिया से, तो इसको अवॉइड कर करें। बिकॉज होता क्या है ना, जब हम फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। हमें पता है कि इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, फिर भी हम स्क्रॉल किए जा रहे हैं। हाँ, अभी इसके अगला पोस्ट, इसके अगला पोस्ट स्क्रॉल किए जा रहे हैं। यदि आप इस तरीके से हो गए हैं तो बचा के रखिए अपने आप को। या ये डिपेंड यार, अब इतने बच्चे तो है नहीं हम कि पेरेंट्स कंट्रोल करेंगे। तो ये तो खुद ही में होगा ना कि अपने आप ही करना है। कोई मतलब पेरेंट्स तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। उन्होंने हमें दे दिया, फोन है, फोन से हमारा काम भी होता है, पढ़ाई भी होती है, और फोन से सोशल मीडिया भी होता है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि उस टाइम में आप क्या चाहते हो, है एग्जैक्टली ना। तो अब ये हाँ, कोई जी जी राइट। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि जब भी हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो एक बड़ा फैक्टर होता है कोचिंग। आपने जी जी कोचिंग करी थी या फिर नहीं? आपने कोचिंग किया था तो कितना रोल रहा आपके डेडिकेटेड प्रिपरेशन में कोचिंग का? जी जी। तो अक्षर, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोचिंग सक्सेस की गारंटी दिलाती कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा, नहीं। मगर आपको मेरी स्टोरी पता ही है कि मेरे को ग्रेजुएशन तक कुछ नहीं आता था, इवन मेरे कॉलेज में क्लासेस भी नहीं होती थी। तो मेरी पूरी जर्नी या मेरी पूरी प्रिपरेशन में या तो कोचिंग का रोल है या मेरी सेल्फ स्टडी का रोल है। हाँ, मैंने कोचिंग की थी क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, और कोचिंग ने मुझे एटमॉस्फेयर, गाइडेंस, सपोर्ट, मोटिवेशन सब कुछ दिया। तो मेरी इस आईआईटी की जर्नी में मेरी कोचिंग का बहुत रोल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोचिंग नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि मेरे बेसिक्स नहीं क्लियर थे, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी। कुछ बच्चे होते हैं जो बिना गाइडेंस के कर सकते हैं, मगर मैं वैसी नहीं थी, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो मुझे वो कोचिंग में मिली, और अब रिजल्ट सबके सामने है। या एग्जैक्टली, ये भी सही बात है कि कोचिंग हर किसी के लिए डिफर करता है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोचिंग की नीड नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। और इवन अगर आपको आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही पता है, जो कि अब मोस्टली बच्चों को पता होता है, ये मेरा ड्रॉबैक था बस। तो आप अगर 3 साल प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़ा सिलेबस ओरिएंटेड, तो कोचिंग की नीड नहीं है, क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, अगर पढ़ाई होती है तो। और नहीं होती है तब फिर आपको करना ही पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन ये, जैसे कि हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि भैया हमें जैम के लिए पढ़ना है, बता दीजिए कितने घंटे पढ़ने होंगे। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितने घंटे डेडिकेटली डेली बेसिस पे पढ़ाई करी थी जैम को क्रैक जी करने के जी लिए, या किसी को कितने जी जी। घंटे पढ़ने चाहिए? आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने आवर्स पढ़ते हो, मगर ये ज़रूरी है कि आप उन आवर्स में कितना पढ़ते हो। कुछ बच्चे होते हैं, मेरे को पता है, इवन मेरे फ्रेंड्स भी थे, कुछ बच्चों की कैपेसिटी होती है कि वो 2 आवर्स में बहुत कुछ पढ़ के समझ सकते हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 4 आवर्स लग जाते हैं वही चीज़ पढ़ने में। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप इतने घंटे पढ़ोगे तो आपका जैम निकल जाएगा। आप भले ही उस घंटे में बैठे हो, सिर्फ बुक्स लिए हो, बट पढ़ नहीं रहे हो। तो मैं अपना टाइम ऐसे मैनेज करती थी, या मैं ऐसे अपने दिन को शेड्यूल करती थी कि मैं पर डे कुछ टारगेट्स बनाती थी। और वो टारगेट्स मैं फुली नहीं कर पाती थी, मुझे पता है, मगर मैं अपना जितनी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा रखती थी। और मैं ये रखती थी कि मुझे आज ये चैप्टर या ये टॉपिक्स कवर करनी है। तो उसी अकॉर्डिंगली पूरा दिन बीतता था, और उसी अकॉर्डिंगली कभी कभी अब ये पता होता ना कि मुझे 3 टॉपिक्स करनी है, तो अगर मैं जल्दी जल्दी कर लूंगी तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कुछ करने के लिए। तो वो होता था, ये मैं नहीं करती थी कभी कभी। अब जब एग्जाम टाइम थे तो मैं पूरा पूरा दिन भी पढ़ी हूँ, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि टाइम नहीं मिला तो मैं सिर्फ 1 या 2 घंटा पढ़ी हूँ। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही चाहिए पर डे, अगर आप कुछ चीज़ की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया फिर 3 दिन पढ़ाई नहीं की, तो ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही।
एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने को था, लेकिन आपने इसी में आंसर कर दिया है कि क्या आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखती थी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के दौरान में। आपने मेंशन ही कर दिया कि कभी 3 घंटे पढ़ पाती थी, कभी ज़्यादा पढ़ पाती थी, लेकिन हाँ मगर पढ़ती थी। थोड़ा तो पढ़ना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। ऐसा होता था ना, क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था, ठीक है, तो एक सपना था कि आईआईटी जाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एग्जैक्टली। सीट इतनी कम है, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो क्यों मिलेगा आपको वहाँ एडमिशन? ये भी तो सोचो ना। आपसे 1000 बच्चे और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप बिना एफर्ट के नहीं जा सकते। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होना है। ओके बिल्कुल। और मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, जैसे हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, या आपने जैम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो बहुत सारा दिन रहा होगा कि लगता होगा कि लाइक क्या क्या चल रहा है मेरे साथ में, अभी मैं उतना मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ, होगा जैम में नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ जब भी आपके माइंड में आती थी, तो कैसे हैंडल करती थी इन चीज़ों को आप? थोड़ा ये कि डिमोटिवेशन वाला आप जो केस बोल रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा था मेरे केस में, क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था। तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हो तो आपके पास इतना प्रेशर नहीं होता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो अब टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेंड्स के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये सब से डिमोटिवेशन होना मतलब कॉमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको डिमोटिवेशन होगा ही होगा। मगर उस वक्त आपकी फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं। आप देखिए, स्टडीज करना एक अलग चीज है, बट एक मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडीज़ ही सब कुछ नहीं है। बहुत आपने स्टडीज़ कर ली, अगर आपका मेंटल पीस नहीं, तो आप अच्छे से सब कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आपने जो बोला है कि डिमोटिवेट, हाँ हम भी होते थे, क्योंकि टेस्ट में जब मार्क्स कम आते थे, इवन जैम के एग्ज़ाम के बाद भी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहते थे, क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया था। मगर करना पड़ता है, अब इसमें कोई वो नहीं है कि कोई अलग से कुछ आ जाएगा। मोटिवेशन खुद से लाना पड़ेगा। कभी कभी होता था, मैं भी यूट्यूब की वीडियोस देख लेती थी, इवन कभी कभी आपके चैनल की वीडियोस देख लेती थी, तो वो जस्ट अ टेम्परेरी मोटिवेशन देगा। मगर मोटिवेशन आपको खुद से अंदर से लाना पड़ेगा, वही लॉन्ग टर्म होगा कि हाँ करना एग्जैक्टली। है। प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना, मेहनत करेंगे, अगली बार और अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छी रैंक लाएंगे टेस्ट में। जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। पढ़ाई से ही आप अपने, क्योंकि हमारा काम था एग्जाम देना, एग्जाम की तैयारी करना, तो सारा यही था कि हम डिमोटिवेशन हो रहा है तो नहीं, हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और रैंक इंप्रूव करेंगे, जिससे अगली बार मोटिवेशन मिलेगा। अब एक क्वेश्चन मेरा और कर ले, इसी से थोड़ा लिंक करता हुआ क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे जब भी हम जी। जब पढ़ रहे होते हैं जैम के लिए, तो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, घर का इन्वायरमेंट होता है, कॉलेज का इन्वायरमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी सपोर्टिव थी, एंड क्या इनका नेगेटिव एस्पेक्ट रहा आपकी प्रिपरेशन में, या फिर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा आपकी प्रिपरेशन में? कैसे ये लोग हेल्प किए? कोचिंग का इन्वायरमेंट कर ले, या फिर कह ले कॉलेज वाला इन्वायरमेंट, या फिर खरे दोस्त, या फिर फैमिली वाले, किस तरीके से आपका सपोर्ट किए? जी जी, अब आपने इस क्वेश्चन में 4 चीज स्पेसिफाई कर दी हैं: फ्रेंड्स, फैमिली, कोचिंग एंड कॉलेज। हाँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने कॉलेज को उठाना चाहूंगी, क्योंकि बेसिक्स वहीं से हुए थे। तो दुख होता है बस, मगर मेरे कॉलेज से मुझे, क्योंकि आपको पता है मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन शुरू की है, तो राइट। मेरी कॉलेज का मेरी इस जर्नी में कोई रोल नहीं है। इवन वहाँ केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं होती थी, मैंने क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, ना मैंने लैब किया है, तो मेरे को ये सब बहुत ड्रॉबैक रहा मेरी जर्नी में, क्योंकि मुझे हर पॉइंट पे ये लगता था कि मैंने अपने ग्रेजुएशन में बस 3 साल बर्बाद कर दिए हैं। तो ये एक मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बहुत था कि कुछ नहीं, ग्रेजुएशन खराब हो गया कोई नहीं, मगर हम अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका उसको कुछ नहीं कर सकते, मगर फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि मैं एक ऐसे कॉलेज से थी जहाँ पे इवन इवन थर्ड ईयर में मैंने सिंगल क्लास नहीं की है, तब भी मैं हूँ, मतलब यहाँ पे पहुंच गई हूँ। तो ये है कि कॉलेज का, हाँ कॉलेज से मुझे मोटिवेशन जरूर मिला था जैम के लिए। वहाँ पे मेरे मैथ्स के एचओडी थे, उन्होंने ही मुझे को जैम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मोटिवेशन ज़रूर था। प्लस मेरी जर्नी में जो गाइडेंस,
रहा और जो एटमॉस्फेयर मिला वो सब कुछ मेरी कोचिंग ने मुझे प्रोवाइड किया, सब कुछ। और आपने एक बात की फ्रेंड्स एंड फैमिली की, तो हाँ, फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव थी। इवन ड्रॉप के बाद भी मेरे पापा कहते थे कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट अपना बेस्ट दो, जितना तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है अपना दो बस बेस्ट। और रहे मेरे फ्रेंड्स की बात, तो हाँ, कुछ फ्रेंड्स मेरे थे जो इस केमिस्ट्री फील्ड में थे, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं पढ़ना है। और फ्रेंड से बहुत अच्छा रहता था, कभी भी प्रॉब्लम है, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि आप फैमिली में सब कुछ शेयर नहीं कर सकते हो, बट फ्रेंड्स ऐसे होते हैं आप उनसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बहुत मुझे मोटिवेट करते थे। इवन जितना भरोसा मुझे खुद पर नहीं था, उससे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स को था। वो बोलते थे कि आकांक्षा तू कर लेगी, बस तू करती जा, हो जाएगा तेरे से। तो फ्रेंड्स, फैमिली, कोचिंग, टॉप प्रायोरिटी। कॉलेज हाँ मोटिवेशन था, मगर इस जर्नी में कोई रोल नहीं है मेरे कॉलेज का। हाँ, ये बड़ा फैक्टर होता है जो आपने बिल्कुल सही तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि जब भी हमारे दोस्त या फिर फैमिली वाले हमें बोल रहे थे जस्ट आकांक्षा यू कैन डू, करती रहो, हो जाएगा, ये नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन देता है हमें, एंड रियली वो आपको मिला। या बहुत फैमिली सपोर्टिव थी। इवन अगर मेरा नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, ऐसा चलता मेरे घर में। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था कि ड्रॉप लिया है ये वो। इवन मेरे पापा ने ही सपोर्ट किया ड्रॉप लेने का कि नहीं ड्रॉप लो, अगर तुम्हारा सपना है तो लो। क्योंकि पहले बहुत छोटा सपना देखा था, पहले देखा था जब ग्रेजुएशन में थी, तो एक बार मैं बीएचयू गई थी अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे, बीएससी की काउंसलिंग के लिए, बट हुआ नहीं था, थोड़ा रैंक ज़्यादा रह गई थी। तो मतलब कभी सोचा नहीं था यार कि हम इस कॉलेज से हैं और आईआईटी जा पाएंगे। जब फॉर्म के बारे में पता चला ना, तब भी नहीं पता था, मगर नहीं, मतलब बहुत बड़ा सपना था, मगर बस मेहनत करते गए तो देखिए आज आ गए आईआईटी में फाइनली। सपना पूरा हुआ, एंड जी रियली जी बिल्कुल। सपने पूरे होते हैं आप यदि एफर्ट डालते हैं तो। जी जी। अभी मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, इस क्वेश्चन में दो बातें पूछूंगा एक साथ आपसे। क्वेश्चन मेरा जी ये है कि जैसे हम आईटी जैम की प्रिपरेशन करते हैं तो हर कोई हमें बोल रहा होता है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर लगाने ही लगाने हैं। तो ठीक है, जी। प्रीवियस ईयर हमें पेपर लगाने हैं, तो आप बताइए कितने ईयर्स के हमें अप्रोक्सीमेटली लगा लेनी चाहिए और कैसे प्रीवियस ईयर पेपर को करना चाहिए, क्या क्या ट्रिक होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर को करने का। जी जी जी। तो मैं आपको, जैसे आप बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट है, तो या प्रीवियस ईयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम। तो मैं आपको अपना बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में 3 टाइम्स प्रीवियस ईयर्स लगाए हैं। आपको लगेगा 3 टाइम्स मतलब क्यों, मगर मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों 3 टाइम्स लगाए। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आइडिया भी नहीं था सिलेबस का, जैम का सिलेबस क्या है, बट हाँ सिलेबस डाउनलोड कर लिया था, उसको टेबल पे रख लिया था सिलेबस को, और मैं पढ़ रही थी। तो स्टार्टिंग में कोचिंग में जब पढ़ाया जा रहा था, तो बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा था। इवन गेट के और नेट के प्रीवियस ईयर भी मिलते थे हम लोग को करने के लिए, तो वो पढ़ाते बहुत ज़्यादा थे। मगर जैम जो है आपका, वो एक बहुत लिमिटेड सिलेबस है उसका, आपको इतना नहीं, मगर कोचिंग वाले तो पढ़ा देते थे ज़्यादा। तो उसको मेरे को चेक करने के लिए कि किस चैप्टर्स में कितना सिलेबस है, क्या है, तो मैंने फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर किए। जब मेरे 3 to 4 मंथ्स हुए थे प्रिपरेशन के, 3 मंथ्स हुए थे, तब मैंने अपना प्रीवियस ईयर सॉल्व करना शुरू किया था। तो हाँ, बहुत सी चीज़ें तब पढ़ी नहीं थी, तो सब थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स लगती थी, मगर मैंने टिक करती अपने बहुत डिफरेंट कलर से सर्कल करती थी कि ये अभी नहीं पढ़ा है, ये बाद में पढ़ेंगे, ये आता नहीं है, ये बिल्कुल नोन है, ये तो इजी, ऐसे करके मैं अपना बना रखी थी, कोड बना रखा था मैंने। तो मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, तो मतलब मान के चलिए 30 to 40% होता था, बाकी सब रह जाता था। जब मेरा सिलेबस बिल्कुल एंड में था, खत्म होने वाला था, सितंबर अक्टूबर एंड में, तब मैंने प्रीवियस ईयर फिर से लगाया, क्योंकि तब मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था। तब मैंने लगाया, तो जो मैंने आपको बताया कि 30% समझ में आया था, वो जाके 70% हो गया, मतलब सब चीज़ें हो जाती थी मोस्टली। जो नहीं होती थी उसको टिक कर लेती थी मैं, ठीक है। और एंड में ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन या एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा ये क्रूशियल है कि मैंने जो थर्ड टाइम अपना प्रीवियस ईयर जनवरी में लगाया था, और तब लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता था, सारे क्वेश्चन नोन होते थे। आप सोचिए, अगर आप 3 बार एक चीज़ को देख रहे हैं, सब कुछ नोन होता था। तो मैं मतलब टोटल क्वेश्चन 60 होते हैं, तो मैं 30 क्वेश्चन पर डे लगाती थी।
ठीक है, तो 1 घंटा भी नहीं लगता था करने में। उससे ये हुआ कि मैंने 20 डेज़ में अपने 10th ईयर के पेपर्स किए थे, सारे जैम के। तो जब मैं अपने एग्ज़ाम में गई हूँ देने के लिए, तब मुझे कुछ अननोन नहीं लगा, क्योंकि टॉपिक्स वही होते हैं, मतलब कांसेप्ट्स वही होते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। मगर मान के चलिए 50 टू 60% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं, कांसेप्ट मिल जाते हैं आपको। कुछ होते हैं नेम रिएक्शन जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो एंड में जब मैंने अपना वो टॉपिक्स पढ़े हैं, तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में थी। जब मैंने एंड टाइम में 10 डेज़ में जो लास्ट रिवीजन होता है अपना, तो जब मैंने रिवीजन किया ना, तो मैं उसी टॉपिक्स पे मेनली फोकस करती थी कि हाँ, इस चैप्टर से ये, तो ये मेरे को कहीं देखना नहीं पड़ता था, ये मेरे माइंड में प्रिंट हो गया था कि किस चैप्टर से क्या आता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है प्रीवियस ईयर का रोल मेरी इस जैम की जर्नी में। या एग्जैक्टली बिल्कुल जिस तरीके से आपने लगाया प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, ऐसे कोई लगा दे तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा उसके लिए। जी। अभी मैं अब एक से क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि जो अभी न्यू लोग हैं, क्वेश्चन नहीं, अब नए लोगों के लिए मैसेज क्या होना चाहिए उससे पहले, अभी मैंने किसी से ये क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ। बिकॉज ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि जैसे यदि कोई लड़का है प्रिपरेशन कर रहा है आईटी जैम की, तो नॉर्मल सी है, ये हार्मोनल फैक्टर होता है, हाँ वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, यदि कोई गर्ल्स है तो बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होगी, मतलब ये जो रिलेशनशिप वाला फैक्टर है या फिर जो अट्रैक्शन वाला फैक्टर है, खाली ये भी एक डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है। इसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, या फिर आपको क्या ये चीजें प्रॉब्लम फेस हुई या ऐसा आपको फील हुआ, तो कैसे आपने मैनेज करा था या फिर कैसे इसको मैनेज करना चाहिए? वैसे अक्षय, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, उनके लिए ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होता है कि अगर सपोज़ एक कुछ अच्छे पोज़ीशन पे है या एक कोई अच्छी आईआईटी चला गया है, तो दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी जाना है। और इसी तरीके से कि नेगेटिव भी बहुत कुछ ये करता है, तो इस टाइम हमें ये सोच के रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी इन सब चीज़ों में है या हमारी प्रायोरिटी इस समय पढ़ाई पे है। क्योंकि देखिए, एंड में क्या होगा, आपका रिजल्ट ही मैटर करेगा, क्योंकि अभी लाइफ की जस्ट बिगिनिंग हुई है। तो अभी तो बहुत कुछ करना है आगे। तो अभी अगर आप इन सब में फंस के रह जाओगे या इन सब में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे और अपनी पढ़ाई को सेकेंडरी रख दोगे, तो आई थिंक ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कि नहीं, हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट रखना है कि हमारी पढ़ाई ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उसी से हमारी लाइफ में बहुत कुछ इफ़ेक्ट होने वाला है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि और अगर आप मैनेज कर सकते हो बोथ चीज़ें, मतलब बोथ चीज़ मैनेज कर सकते हो, तो ठीक है, वेल एंड गुड है, फिर आप करो जैसे भी हो। तो ये जस्ट अ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये हर पर जैसे मेरे कुछ ओपिनियंस हैं, मे बी आप या अदर लोग डिसएग्री कर रहे हो, बट ये सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है। ये मेरा ओपिनियन है, कुछ लोगों का मेरे से मिलेगा भी, कुछ लोगों से मेरे से डिफरेंट भी होगा। तो बस। अभी जैसे एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा, अभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर वो जैम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे, कर रहे होंगे, आईआईटी उनका सपना होगा, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ टिप्स कि यार आप ये चीजों को करो, ऐसे ऐसे फॉलो करो, कुछ आपकी तरफ से मैसेज न्यू एस्पायरेंट के लिए जो जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप? पहली बात तो ये कि आईआईटी एक ब्रांड है। अगर एक सपना अगर आपने देखा है आईआईटी जाने का, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा रिजल्ट आया था या मुझे आईआईटी अलॉट हुई थी, तो इतने एप्रिसिएशन मिले थे मुझे। इवन मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, बट स्टिल मुझे जो एप्रिसिएशन या जो खुशी आपके पेरेंट्स को होती है, वो आप मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो ये अगर एक छोटी-सी आपकी एफर्ट या छोटी-सी पढ़ाई से अगर आपके पेरेंट्स को प्राउड फ़ील होगा, तो बिल्कुल करना चाहिए। और रही बात टिप्स की, तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हाँ, फ़ोकस्ड होके पढ़िए आप लोग, सिलेबस को सामने रख के पढ़िए कि क्या है, क्या नहीं है। और आजकल पहले तो नहीं, बट 1-2 साल से जैम का पेपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आने लगा है। तो सिर्फ़ प्रीवियस ईयर से काम नहीं बनने वाला। आपको एफ़र्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने दिया है 2020 का पेपर और बिल्कुल आउट ऑफ पैटर्न आ गया था पेपर।
तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ भी करके पढ़ना पड़ेगा। अपने सिलेबस को सामने रखो और उसके ओरिएंटेड पढ़ाई करो, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। अदर आप बहुत कुछ पढ़ने लगो और मेन पॉइंट रह जाए, तो वो रहे। और बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। एंड आकांक्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। एंड होप एंड बिलीव जो भी इस वीडियो को आखिर तक देखा है ना, आईआईटी जैम फोड़ेगा और एक अच्छा रैंक लेके आएगा। बिकॉज जो आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी है ना, बहुत इंस्पायरिंग वाली रही है, क्योंकि ऐसी जर्नी सबकी नहीं होती, वो आपकी जर्नी है। थैंक यू अक्षय, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस वीडियो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलूंगा आपसे किसी अगले इंस्पायरिंग इंटरव्यू में, या जहां पे मैं कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, तो उसको आप फॉलो करिएगा। चैनल पर नए हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं जैसे ही कोई नई इंस्पायरिंग वीडियो या फिर कोई अपनी वीडियो क्रिएट करूं मैं जैम के रिगार्डिंग, किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय